नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अभिषेक और मेरे साथ हैं प्रियंका और दिल्ली स्टूडियो से डिम्पी कालरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा बजाज फाइनेंस के नतीजों पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि निफ्टी के आज 7 नतीजों का इंतजार था। बजाज फाइनेंस के नतीजा आपकी स्क्रीन पर। एनआईआई यानी कि ब्याज से होने वाली आय 5,275 करोड़ से बढ़कर 6,719 करोड़ का आंकड़ा है। साल दर साल फिगर ये है। तो एनआई के अच्छे फिगर। मुनाफे की बात करें तो 2596 करोड़ से बढ़कर 3440 करोड़ का आंकड़ा आया है मुनाफे का। देखना होगा मैं कि एनपीएस के एसेट क्वालिटी के किस तरह के नंबर निकल के आते हैं, डिसबर्सल्स के कैसे नंबर आते हैं। लेकिन पहले जो दोनों आंकड़े आए हैं ये ठीक ठाक दिख रहे हैं और इस वक्त बजाज फाइनेंस का शेयर आप देखिए 1% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। एयूएम की बात करें तो 32% उसमें अच्छी ग्रोथ देखी गई है, तो हेल्दी ग्रोथ है एयूएम के फ्रंट पर। तो एयूएम की बात कर लीजिए, आप एनआई की बात कीजिए, मुनाफे की बात कीजिए, ये तीनों के तीनों आंकड़े प्राइमा फेसी ठीक लग रहे हैं। इसको और हम जरा विस्तार से भी समझने की कोशिश करेंगे, रिसर्च टीम के सहयोगियों को अपने साथ जोड़ेंगे और जानेंगे कि नतीजे ये कैसे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर नतीजे आने के साथ ही शेयर में हमने स्पाइक देखा है और अब 1% के आसपास की बढ़त है। दिन की ऊपरी स्तरों पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। इस पर जरा एक व्यू ले लेते हैं। ज्ञानदा वैद्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज में बीएफएसआई सेगमेंट को देखते हैं। ज्ञानदा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बजाज फाइनेंस नतीजे आ गए हैं। एयू में 32% की सॉलिड ग्रोथ है। एनआईआई और प्रॉफिट के फ्रंट पर भी प्रदर्शन ठीक लग रहा है और शेयर को हमने चलते हुए देखा भी है ज्ञानदा, क्योंकि 7,600 के आसपास का भाव हो गया है। आप ये बताइए कि आपको नंबर्स कैसे लग रहे हैं और क्या आपने जो उम्मीद की थी उसके मुताबिक है ये? जी, तो प्रोविजनल नंबर्स में 32% एयूएम ग्रोथ तो बजाज फाइनेंस ने ऑलरेडी अनाउंस किया था, तो उस हिसाब से एनआईआई जो हमने अनुमान लगाया था वो 6,740 के आसपास का था। तो नंबर्स ब्रॉडली इन लाइन है हमारे एस्टिमेट से और पैट भी वही उसी रेंज में है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजाज फाइनेंस के नतीजे आर इन लाइन विथ आर एस्टिमेट्स। प्रोविजंस भी काफी बेनाइन रहे, क्रेडिट कॉस्ट काफी फ्लैट रहे ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। ज्ञानदा, इसके हमने जो कैलकुलेशन कर रखी थी, हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो करीब 3,368 करोड़ रुपए का नंबर आना चाहिए था, लेकिन नंबर 34 करोड़ का है। आप कह रहे हैं कि आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये इन लाइन है। अच्छा, इनका ना आप अगर एनपीएस चेक करेंगे ना, स्लाइटली इंप्रूव हुआ है। ये 0.31 से नेट एनपीएस ये 0.34 हुए हैं। इसका कुछ फ़र्क आएगा या फिर एक रोड ब्लॉकर है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, एस्टिमेट ठीक है, आपके एयूएम का 32% का ग्रोथ वो भी ठीक है, बट थोड़ा नेट एनपीएस इंक्रीज हुआ है? सो नेट एनपीएस प्री कोविड लेवल से बजाज फाइनेंस के वैसे भी काफी अच्छे थे, तो यहाँ से थोड़ा ठीक लगता है। यहाँ से एनपीए काफी स्टेबल ही रहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो उसमें इतना चैलेंज नहीं लगता है इन टर्म्स ऑफ असेट क्वालिटी, एटलीस्ट फॉर बजाज फाइनेंस दिस क्वार्टर। ठीक है। अब ये जो 7600 का रेट अभी हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये नंबर जिसके अंदर डिस्काउंटेड है या फिर अभी इसका रिएक्शन आना बाकी है? ये 7665 चल रहा है, करीब 60 रुपये ऊपर है, एथिकली आधा % है। जी, तो हम पॉजिटिव है बजाज फाइनेंस पे, क्योंकि काफी बेहतर प्रदर्शन किया है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से गाइडेंस भी थोड़ा बेटर हो सकता है, तो यहाँ से हमें और भी अपसाइड दिख सकता है बजाज फाइनेंस में। ज्ञानदा, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल का भी डीमर्जर हो गया है और कुछ दिनों में लिस्टिंग भी हो जाएगी, संभवतः अगस्त में ही। आप ये बताइए, क्योंकि बजाज फाइनेंस में जो ग्रोथ को लेकर बीच में थोड़े से कंसर्न्स आए थे, हालांकि वो दूर भी हुई हैं, लेकिन आप कितने बड़े थ्रेट के तौर पर आप देख रही हैं? अगर हम बजाज फाइनेंस के लिहाज से अगर पूछें जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर को, क्या जो ग्रोथ ये एंजॉय कर रहे थे, क्या उस पर कुछ रोड़े आएंगे या फिर आपको लगता है कि प्रदर्शन बरकरार रहेगा? ये हमें लग रहा है बजाज फाइनेंस अपना जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है एंड वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता रहेगा। थोड़ा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ सकता है, बट ओवरऑल एयूएम ग्रोथ अगर देखता है तो वी फील कि यहाँ से भी कंसिस्टेंटली अबाउट 25% कैगर का ग्रोथ कंपनी दे सकता है।
राइट ज्ञानदा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर अपना टेक देने के लिए। तो बजाज फाइनेंस के नंबर्स आप देख रहे हैं और नंबर्स के बाद बहुत हद तक एक ट्रेड बजाज फाइनेंस के नंबर्स का ऑपरेशनल अपडेट के बाद आया था, वहाँ से स्टॉक काफ़ी चल भी चुका है और इसलिए आप स्टॉक इस वक्त फ्लैट भी देख रहे हैं। लेकिन चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझते हैं बिफोर गोइंग इनटू एक्सपायरी और एफओएमसी मीट से पहले इस वक्त इंडियन मार्केट्स में आपको क्या करना चाहिए। जो आज के बड़े ट्रेड्स हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले अपने गेस्ट पूरे जो पैनल है उसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे साथ राजेश अग्रवाल हैं जो फंडामेंटल नज़रिया देंगे। हमारे साथ आज दो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी बात करेंगे और राय लेंगे आज की क्या क्या आज स्ट्रैटेजी है। हमारे साथ आदित्य अरोड़ा है और राहुल शर्मा भी होंगे हमारे साथ। चलिए पहले क्विकली एक बाजार पर व्यू ले लेते हैं। राहुल, आज जिस तरह की तेजी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, आज जिस तरह का कमबैक दिखा है वो मेजरली बिकॉज लार्ज कैप से पार्टिसिपेशन दिख रही है। एलएनटी ऑन द बैक ऑफ गुड नंबर्स ऑफ कोर्स, एलएनटी में आई मूव, आईटीसी इस वक्त आप देखें वहां से रिकवरी दिख रही है, 2-2.5% की मूव वहां है और बड़ा सपोर्ट आज रिलायंस ने दिया और अब तो बैंक से भी लास्ट आवर में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो क्या माने, एक बार के लिए ये जो 2-3 दिन का कंसोलिडेशन का पीरियड था, पहले फ्राइडे और मंडे वीक थे बाजार, कल कंसोलिडेट हुए, आज अब क्या लग रहा है कि जो 3 दिन की गिरावट थी, वीकनेस से श्रग ऑफ कर दिया बाजार ने? क्या यहाँ से बुलिश बेट्स दिख रही हैं? इंडेक्स पे लेवल्स क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, नमस्कार प्रियंका और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, डेफिनेटली जो पिछले 2 से 3 दिनों में हमने देखा, जो पेन मार्केट ने झेला, वो कहीं ना कहीं आज मार्केट ने एक ही दिन के अंदर, एक ही सेशन के अंदर कवर अप कर लिया है। बट प्रियंका, मेरा मानना है कि देखिए, अभी कल अगर हम बात कर रहे थे जब डाउट हो रहा था कि कहीं मार्केट कहीं बियर ग्रिप में ना फॉल करे, मेरा मानना है कि देखिए इंडाइसेस या मार्केट बिल्कुल भी अपनी ग्रिप नहीं छोड़े हैं, बुल ग्रिप को। और पर्टिकुलरली देखिए, अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो मेरा मानना है कि हमें इंडेक्स को चेज ना करते हुए स्टॉक स्पेसिफिक चेजिंग करनी चाहिए। वहाँ पे बहुत ही शानदार, जब अर्निंग सीजन चलते हैं तो आपको बहुत सारी इमेंस अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको अर्निंग्स के लिए। और मेरा मानना है कि जब तक 19,500 निफ्टी पे और 45,000 बैंक निफ्टी पे जब तक ब्रीच नहीं होता, मार्केट एक अप ट्रेंड में रहेगा। हो सकता है थोड़ा साइडवेज जाए क्योंकि हम ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लेवल्स पे चल रहे हैं, बट पूरा का पूरा व्यू काफी पॉजिटिव है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है पीएसयू बास्केट जो बैंकिंग की है, वो फार्मा और ऑटो, ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले आउट होते हुए दिखेंगे। निफ्टी आज के लेवल्स पे अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो 19,725 19,650 ही इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स बन के आते हैं। अपसाइड रेजिस्टेंस डेफिनेटली 19,850 और 20,000 के लेवल्स रहेंगे। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि हमारे जो डे ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा कॉशियस व्यू यहाँ पे लेना चाहिए। मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको नजर आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे लगता है, यहाँ से भी इमीडिएट बेसिस पे अगर देखें तो 45,800 45,700 एक अच्छा सपोर्ट बेस है। और अपसाइड रेजिस्टेंस डेफिनेटली 46,150 46,350 जो प्रीवियस हाई से उन पे बना रहेगा। ठीक है, तो बाजार पर ये व्यू, लेकिन जुलाई सीरीज की एक्सपायरी होगी कल और एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले बाजारों का मूड है बहुत ही खूबसूरत कहना चाहिए, क्योंकि अच्छी तेजी है, 125 के आसपास की तेजी निफ्टी में है। निफ्टी बैंक से भी, जैसा कि प्रियंका बता रही थी, कि हल्का हल्का सपोर्ट वहां से भी निकल के बाहर आया है। सुबह के सत्र में परिवर्तन ये हुआ कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा मजबूत हुआ है और निफ्टी ने 19,800 के लेवल को बिल्कुल पकड़ के रखा है। और अच्छी चीज है कि जो सुबह के सत्र में शेयर चल रहे थे मजबूती के साथ, अभी भी मजबूती के साथ खड़े हैं और बाजार को पूरा का पूरा अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जुबिलेंट इनग्रीविया के नतीजे आए थे आपकी स्क्रीन पर और हम नतीजों को देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कमजोरी के संकेत वहां से मिल रहे हैं। नतीजों के एक बार नंबर्स को आपके सामने रखे हैं और उसके बाद शेयर को हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन जो ही नतीजा है उसके बाद शेयर 1.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, 406-7 रुपए के आसपास है। इस बीच जुबिलेंट इनग्रीविया के साथ साथ बीपीसीएल के नंबर आ गए हैं और अच्छे नंबर रिपोर्ट किए हैं। अनुमान था 8,743 करोड़ का और मुनाफे का जो फिगर निकल के आया है वो है 10,550 करोड़ रुपए का। तो सॉलिड नंबर ये कहेंगे। ये साल दर साल अगर आप तुलना करेंगे पहली तिमाही को, तो ये आंकड़े उस आधार पर हैं। तो मुनाफे का फिगर आपके स्क्रीन पर अनुमान से काफ़ी बेहतर, करीब 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुनाफा हमारे अनुमान के मुकाबले कंपनी ने रिपोर्ट किया है। आय के फिगर कैसे निकल के आते हैं, मार्जिन्स की पिक्चर क्या है, इसको भी समझेंगे। लेकिन एक क्विक व्यू आपसे आदित्य लेंगे जरा बीपीसीएल के शेयर पर और उसके बाद हम जुबिलेंट इनग्रीविया की भी बात करेंगे। लेकिन पहले बीपीसीएल बताइए, 390 के आसपास का भाव है और कैसा लग रहा है इसका स्ट्रक्चर आपको?
गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो बीपीसीएल का आप चार्ट देखिए तो अभी कंसोलिडेशन में ये कोई खास ब्रेकआउट नहीं आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि रिजल्ट बहुत अच्छा है बट चार्ट में उतना रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा तेजी का, तो अभी वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। रिफ्लेक्शन आपको नहीं दिख रहा, बट आई रिमेंबर अभिषेक लास्ट क्वार्टर में भी सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अच्छे नंबर आए थे। आपको याद होगा एचपीसीएल बीपीसीएल के बहुत क्रूड कमजोर था ना क्रूड प्रियंका। कमजोर था, इनके लिए ओएमसीज के लिए अब फायदा हो शायद रहा ये है। वाला थोड़ा टेंशन वाला रहेगा, अब आगे से इतना पड़ेगा अब क्वार्टर। करेक्ट। लेकिन जुबिलेंट इंग्रीविया, आई रिमेंबर इसी हफ्ते शायद हमारी मॉर्निंग में एक फंडामेंटल कॉल भी थी जुबिलेंट इंग्रीविया पर। जुबिलेंट इंग्रीविया के नंबर्स भी आए, उससे भी ऊपर लेकर आते हैं लगभग 1.5% का, और थोड़ा सा रिएक्शन तो आया है क्योंकि यहाँ मुनाफा तो बढ़ा लेकिन इन लाइन होगा ये, शायद इसीलिए बाजार इतना एक्सपेक्टेड इतना सरप्राइज नहीं हुआ। इस मुनाफा बढ़कर जरूर आया, लाइक 10,000 करोड़ के आसपास, 10,500 करोड़ के आसपास मुनाफा क्यू ऑन क्यू देखने को मिला। स्टैंडअलोन फिगर्स हैं ये बीपीसीएल की आ रही हैं। जुबिलेंट इंग्रीविया को लेकर आते हैं, ऊपर दिखेगा। हाँ, जुबिलेंट इंग्रीविया की बात करते हैं तो वहां पर मैं यही सरप्राइज थी कि इतनी बड़ी फिगर कैसे आ गई। नहीं, मैं नंबर सुन के मैं भी सरप्राइज हुआ, फिर मुझे ज्यादा नहीं तो बीपीसीएल के चल रहा है। लेकिन जुबिलेंट इंग्रीविया के जो नंबर्स है उसमें ठीक है आय घटी है थोड़ी सी, और इसीलिए शायद रिएक्शन भी आपको 1% नीचे दिख रहा है। करीब करीब 100 करोड़ के आसपास की कमी आई है आय में। तो ये जुबिलेंट इंग्रीविया के साइज के हिसाब से ये साइज जो 100 करोड़ है ये ठीक ठाक इसको कहेंगे। इसके चलते प्रेशर है, हालांकि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। शेयर आज वैसे भी दिन के कारोबार में थोड़ा वोलेटाइल था नतीजों से पहले, आने के बाद नतीजे ये थोड़ा सा गिरा है, गिर के थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है। मुनाफा भी घटा है, मुनाफे में डेंट ज्यादा है, करीब 22 करोड़ के आसपास का मुनाफा गिरा है जुबिलेंट इंग्रीविया का। राहुल, जरा जुबिलेंट इंग्रीविया पर आप व्यू शेयर कीजिए, कैसा आपको इसका पैटर्न लग रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि कुछ खास चाल रही नहीं है, महीने भर से एक या तो दायरे में रहा है या फिर थोड़ा थोड़ा नीचे ही आया है। आगे कैसा भविष्य दिख रहा है आपको इसका? देखिए अभिषेक, चार्ट्स पे मौजूदा लेवल्स पे तो वीकनेस नजर आती है, क्योंकि स्टॉक ऑल्दो इन्हीं लेवल्स के आसपास काफी दिनों से कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। नीचे के लेवल्स अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 403 के लेवल्स के आसपास एक सपोर्ट लेने का बार बार इसे प्रयास कर रहा है। तो मेरा मानना है कि जिनके पास में स्टॉक है डेफिनेटली वो होल्ड कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 400। ऑन दी अपसाइड जो रेजिस्टेंस बन के आ रहे हैं वो करीबन 420 रुपए के हैं, और जब तक ये स्टॉक 420 को क्रॉस नहीं करेगा मेरा मानना है कि थोड़ा साइडवेज ही आपको ट्रेंड बनता हुआ दिखेगा। ऑल्दो जिस तरीके से वॉल्यूम्स हैं अभी तक जो हमको देखने को मिल रहे हैं वो उतने ग्रेट नहीं है, तो मेरा मानना है कि अभी इन पोजीशंस पे इन यहाँ पे नई पोजीशन बनाने का बिल्कुल भी राय नहीं रहेगा, पर जिनकी पुरानी पोजीशंस हैं वो डेफिनेटली होल्ड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी पुरानी पोजीशन है वो होल्ड करें, नई पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है आपको जुबिलेंट इंग्रीविया के शेयर में। लेकिन कल जुलाई सीरीज की एक्सपायरी होगी, और अगर हम जुलाई सीरीज की बात करें तो निफ्टी में तकरीबन 5% के आसपास की तेजी दिख चुकी है। 20,000 के दरवाजे को खटखटा के हम वापस लौटाए, उसको हमने क्रॉस किया नहीं। लेकिन एक्सपायरी कौन से लेवल्स पर होगी, क्योंकि अब निफ्टी के ने ज्यादातर नतीजे आ चुके हैं। अगर हम वेटेज के हिसाब से बात करें तो पिछला हफ्ता करीब 45% वेटेज नतीजे आ गए, आज निफ्टी के 7 नतीजे हैं, तो ये नतीजों का भी जो फ्लेवर है वो इसमें ऑलरेडी मौजूद होगा। एक बार नंबर्स आंकड़े समझ लेते हैं और बड़े एक्सपर्ट्स क्या मार रहे हैं। डिम्पी बताइए कहां पर एक्सपायरी होगी, निफ्टी बताइए और बैंक निफ्टी बताइएगा। देखिए, आप ये बात बिल्कुल ठीक है, हमने कल भी ये बात रखी थी, आज भी बात रखी है कि मार्केट ने जो कमाया उसको सिर्फ डाइजेस्ट करने के लिए एक्सपायरी आ रही है। इस एक्सपायरी में आपको धुआंधार नंबर या फिर धुआंधार ब्रेकआउट्स नहीं देखेंगे, एक रेंज का कारोबार देखेंगे। पहले 2 दिन थोड़ा नीचे हुए, उस 2 दिन के अंदर जितना नीचे हुए 1 दिन के अंदर उसको कवर कर लिया, यानी कि हम जहाँ 3 दिन पहले खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। अब आते हैं एक्सपायरी के नंबर्स पे। देखिए, हमने कैटेगरी डाली है 19,500 से लेके 20,000 की पूरी रेंज। इसके अंदर आपको जहाँ पे नंबर ऑफ ब्रोकर्स एनालिस्ट का ज़्यादा व्यू पॉइंट दिखेगा वो परसेंटेज में बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 19,600 से नीचे हम एक्सपायर होते हैं अपने आप को कम देखते हैं। थोड़ी देर पहले भी आप राहुल से बातचीत कर रहे थे, वो भी यही बात बता रहे थे कि 19,600 650 का इंपॉर्टेंट है। आज एक दूसरे राहुल से भी हमने बातचीत की थी, जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा से, वो भी कह रहे थे कि 650 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि 600 पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनता है करीब 20 डेज का। तो ऐसा कुछ कैलकुलेट हमको करके बता रहे थे वो। तो हमने जब ब्रोकर्स पोल किया तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही दिखा, इसलिए 40% वेटेज तो यही कहती है कि जहाँ पर हो आप यहीं एक्सपायर करोगे।
अगर थोड़ा चले भी, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि आप इस रेंज के नीचे सिर्फ 10 नंबर देख पा रहे हैं, उसके ऊपर 30% नंबर देख पा रहे हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हाई है कि आप 19,800 से 20,000 तक की भी कल सीरीज को एक्सपायर होता देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन 20,000 के ऊपर चले जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे और कम हो गई है। आप अगर रफ इसका आइडिया लेना चाहें एक्सपायरी का, तो आप ये मान के चलिए कि 19,800 आपका मीडियन है, जहां पर आप खड़े हो यहीं पे आप एक्सपायर हो गए। 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे का एक जिसे हम कह सकते हैं अपनी भाषा में कि झूला झुला सकता है मार्केट आपको। ये तो निफ्टी का है। अब आपने बैंक निफ्टी की बात पूछी तो वो दिखाते हैं। बैंक निफ्टी पे एक करीब 51% के आसपास का रोल ओवर है। देखिए रोल ओवर थोड़ा कम है, बैंक निफ्टी में रोल ओवर इसमें थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, हमारे हिसाब से ये कम है एवरेज से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका वी वैम्प करीब करीब वहीं चल रहा है जहां पे भी ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि 46,000 के करीब। अब इसका पोल चेक करते हैं। 45,800 से 46,000 की जो रेंज है, मेजॉरिटी ब्रोकर्स यहां पर आके रुक रहे हैं। उनको लगता है कि 46,000 के आसपास हम आके एक्सपायर करेंगे, और ऊपर की रेंज आप जो देख पा रहे हो 46,000 से 46,200 की है। इसका मतलब आप दोनों की रेंज का, जहां पे करीब करीब 70% बन रहा है, उसका मीन निकालेंगे, बीच का नंबर निकालेंगे, मीडियम एवरेज निकालेंगे, तो करीब वो 46,000 बनती है जहां पे भी आप ट्रेड कर रहे हो। तो बहुत एक्साइटमेंट नहीं होगा, 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे के स्विंग करवाएगा। टिपिकली हमारी भाषा में उसको शेकिंग कहते हैं, कि मार्केट शेक करता है, वहीं आपको आके वापस छोड़ देता है, शेकिंग में कमजोर हैंड्स को बाहर निकाल देता है। उसके ऊपर और उसके नीचे वाली रेशियो कम है। तो एक्सपायरी का पोल ये कहता है कि 46,000 के करीब बैंक निफ्टी, और इसके अलावा 19,800 के करीब निफ्टी। ये कुछ पॉजिटिव रोल ओवर्स भी हमने निकाले हैं, सीमेंट पे, एफएमसीजी पे, रियल एस्टेट पे, ऑटोस पे, इन सब पे कुछ हद तक पॉजिटिव रोल ओवर देखने को मिल रहा है। जहां पे नेगेटिव है वो आईटी, टेक्सटाइल, इंफ्रा, फार्मा, ये कुछ एक वो सेगमेंट है जहां पे रोल ओवर उतना अच्छा नहीं है। तो कम रोल ओवर और ज्यादा रोल ओवर वाले दोनों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कम वाले हो सकता है अगली सीरीज में बहुत अच्छा करें, ज्यादा वाले हो सकता है अगली सीरीज में बिल्कुल काम ना करें। इसलिए ये कुछ छटे हुए शेयर होते हैं, बीच वालों को तो छोड़ देना आपको, ऊपर वालों को नीचे वालों को पकड़िए, एक्शन इन्हीं में ही आएगा। इसलिए ज्यादा रोल ओवर और कम रोल ओवर वाले शेयर्स भी हमने आपके लिए निकाल के रखे हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक बने वैसे आप कर सकते हैं। अभिषेक राइट, तो ये तो अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने रोल ओवर का डेटा भी, लेकिन आज की ट्रेडिंग रेकमेंडेशन भी समझ लेते हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट से। चलिए क्विकली राहुल बताएं आज की क्या है आपकी ट्रेडिंग बेट्स, लास्ट आवर ट्रेड, रिकवरी ट्रेड, कैसे प्ले करना चाहिए? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए मैंने जो आज 3 स्टॉक्स जो आज फाइंड आउट करे हैं, सबसे पहले उसमें मन्नापुरम फाइनेंस की बात करना चाहूंगा। 135 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, एक अच्छे हाई मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, और एक बहुत ही बढ़िया कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली चार्ट्स पे। और इस स्टॉक ने अपने सारे ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर ट्रेड करना चालू किया है। मेरा मानना है कि आपको बहुत जल्द इसमें 148 से 150 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस 129 पे प्लेस करना होगा फॉर द टारगेट लेवल्स ऑफ 150। सेकेंड सिलेक्शन इज आईटीसी, एफएमसीजी से ऑल्दो बहुत ज्यादा डिस्कशन में है ये स्टॉक, पर मेरा मानना है कि जिस तरीके से जो लॉन्ग अवेटेड डीमर्जर था वो कहीं ना कहीं आईटीसी के शेयर होल्डर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन लेके आता है। मेरा मानना है कि ये जो डिक्लाइंस हमें मिले हैं इनको हमें बिल्कुल यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहिए, और रिस्क अगर लेनी है स्टॉक मार्केट में तो आईटीसी से बेटर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपको स्टॉक मिलेगा जो रिस्क के कंपैरिजन में बैठता हो। होटल बिजनेस ऑलरेडी मैच्योर कर रहे हैं, टूरिज्म बहुत ही अच्छा चल रहा है, येट जो बिगर पिक्चर है वो कल के कॉन कॉल के बाद प्लेस आउट होगी। टेक्निकली जो स्टॉक को हम जब देख रहे हैं, स्टॉक का जो लेटेस्ट में जो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, वहां से हमने देखा है कि स्टॉक ने करीबन 455 लेवल्स के पे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। इसलिए यहाँ पे आज बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा 465 का, और मुझे लगता है 490 से 500 के लेवल्स आपको दोबारा देखने को मिलेंगे आईटीसी के अंदर। थर्ड सिलेक्शन फार्मा से है, बहुत ही कम आजकल ये स्टॉक डिस्कस होता है। वॉकहार्ट फार्मा करीबन 234-235 के आसपास प्लेस्ड है। देखिए टेक्निकली राय इसको दे रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे मेजर करेक्शन स्टॉक ने हमें बहुत समय से दिखाया था और करीबन 160 रुपए तक फॉल किया था। अब 160 रुपए की चाल के बाद में जब ये अभी मौजूदा स्तर 230 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से रिस्क ऑन द डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है, और आने वाले दिनों में ये 14 अगस्त के आसपास एक यहाँ पे अपनी जनरल मीटिंग भी, एनुअल जनरल मीटिंग भी करने वाले हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छे नंबर भी पेश करेंगे। स्टॉक अभी अपने अनदर जंप के लिए तैयार हो रहा है। 270 से 280 के रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं विद अ लिमिटेड स्टॉप लॉस ऑफ 228 रुपीस। वॉकहार्ट फार्मा। ठीक है, तो वॉकहार्ट, आरटीसी और मणप्पुरम ये 3 शेयर राहुल की तरफ से, लेकिन इस बीच एसजीएस एंटरप्राइजेस के नतीजे आ गए हैं।
क्विकली इसको आपके सामने रखते हैं। मुनाफा 16 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ का आया है। एबिडा में भी 2 करोड़ की बढ़त है, 26 करोड़ से बढ़कर 28 करोड़ रुपए। हालांकि आय के फ्रंट पर थोड़े से नंबर कमजोर हैं, आय का फिगर भी आपके सामने लेकर आएंगी। एबिडा मार्जिन यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है, 24.7% से घटकर 24% के आसपास का फिगर आया है। 400 रुपए से एक तरफा रैली दिखाई थी 600 रुपए तक। 2 दिन से ये कमजोर है, आज भी कमजोरी इसमें है। राजेश जी, जरा एसजीएस एंटरप्राइजेस के बारे में आप व्यू दीजिए। कंपनी कैसे लग रही है, नतीजे आपको कैसे नजर आ रहे हैं इसके, और आगे इसमें करना क्या है अब? राजेश जी, सर आपके लिए सवाल है ये। राजेश जी तक शायद हमारी आवाज पहुंच नहीं रही, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले आदित्य, आप बताइए आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या है आज के लिए? देखिए, मैंने 2 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं आज के लिए। पहला रहेगा श्री सीमेंट। आप सीमेंट पैक में देखें तो फिर से एक नई जान लौटती हुई आई है, फिर से एक नया करंट आया है। बहुत टाइम से ये सेक्टर लल में था, कंसोलिडेशन में था, बट आप इसके ऑप्शन एक्टिविटी देखें पूरे सेक्टर के, चाहे एसीसी की बात करें, अंबुजा की बात करें या श्री सीमेंट, ग्रासिम, सब में एक एग्रेशन दिख रहा है बुल्स में। तो काफी अच्छा आउटलुक लग रहा है सीमेंट सेक्टर का। तो श्री सीमेंट को बाय करेंगे 24255 में। 23,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और 25,900 से लेके 26,500 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा टायर इंडस्ट्री से, बालकृष्ण इंडस्ट्री। तो जैसे डिम्पी जी अभी बता रहे थे, काफी हाई रोल ओवर देखने को मिल रहा है बालकृष्ण में, और अगर आप ऑप्शन एक्टिविटी भी देखें तो बुल्स में काफी एग्रेशन दिख रहा है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री को 2,500 में बाय किया जा सकता है। 2390 का रहेगा स्टॉप लॉस और 2,700 से 2,800 का रहेगा टारगेट। ईक्विटी बालकृष्ण टायर स्पेस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही आपको शानदार तेजी आज के सत्र में दिखेगी। और इसके अलावा श्री सीमेंट, इसके नतीजे भी आए थे, यहाँ पर 2.5% की तेजी ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ भी तेजी और बनेगी, ऐसा भरोसा आदित्य का। तो ट्रेडिंग के लिए ये आपको 5 शेयर टोटल मिल चुके हैं, लेकिन ऑप्शंस में आपको क्या खरीदना है, कहाँ पर आपको स्ट्रेटजी बढ़िया बनाने के मौके मिल रहे हैं, ये बताने के लिए कुछ हमारे साथ हैं ऑप्शंस के चैंपियन लेकर। कुछ बताइए अपनी स्ट्रेटजी। जी हाँ अभिषेक, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, आज की जो मेरी ऑप्शन स्ट्रैटेजी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। देखिए, हमने प्रॉफिट बुकिंग का दौर इसमें देखा था, अब वो प्रॉफिट बुकिंग का दौर खत्म होते हुए नजर आया है। ऑन दी होल अगर आप देखें तो सपोर्ट लेके स्टॉक एक अच्छा खासा रिबाउंड दिखा रहा है। और अगर मैं अगस्त सीरीज की बात करूं तो यहाँ पे 2500 के जो कॉल्स थे इसमें आपको शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, 2600 के कॉल पे बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो होगी एक बुल कॉल स्प्रेड, जहाँ पे आप 2520 रुपए का जो कॉल है वो बाय करेंगे 75 रुपए पे और 2600 का कॉल सेल करेंगे 40 रुपए में। इस स्ट्रैटेजी में आपका जो मैक्स लॉस है वो है 8,750, लेकिन आपका जो मैक्स प्रॉफिट है वो हो सकता है 11,250। अगर रिलायंस 2600 के ऊपर जाता है और वहां एक्सपायर होता है तो 11,250 रुपए का मुनाफा हो सकता है आपका इस स्ट्रैटेजी में। कुश, थैंक यू सो मच ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो आप एक हेड स्ट्रैटेजी दे रहे हैं और कुछ रिलायंस पर स्ट्रैटेजी दे रहे थे। एक बार रीड कर लेते हैं। अगस्त की कॉल आपको खरीदनी है और 75 रुपये पे खरीदें, लेकिन 2600 के ऊपर की कॉल को आप 40 रुपये पर जो चल रही है उसे आप सेल करें। तो ये स्ट्रैटेजी बन रही है। शुक्रिया कुश ये स्ट्रैटेजी देने के लिए। लेकिन इस बीच एक और नंबर दीपक फर्टिलाइजर, और नंबर में घाटा ही आया है। देखिए, घाटा बड़ा, मार्जिन भी घट गया है इनके, और इनफैक्ट हर पैरामीटर पर खराब है, और इसीलिए आप देखें तो दीपक फर्टिलाइजर का स्टॉक टूट भी रहा है। ये राजेश से समझने वाला स्टॉक है। राजेश, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी राजेश अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं है, उनके साथ कम संपर्क दोबारा कोशिश करेंगे उन्हें कनेक्ट करने की। लेकिन क्योंकि सारी की सारी इस वक्त, ये तो खैर फर्टिलाइजर स्टॉक है, लेकिन ग्लोबली आप देखें केमिकल कंपनीज के साथ चैलेंज आ रहा है, और वही चैलेंज अब आपको इंडियन कंपनीज पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। पहले एफएमसी ने, बेयर ने, और उसके बाद हमने इंडियन कंपनीज में एसआरएफ को देखा। कल हमने देखा कि नवीन फ्लोरीन जैसे स्टॉक्स में वीक थी, बासफ ने काटा। तो ये एक जो ट्रेंड है वो तो क्लियरली दिख रहा है। और ये सिर्फ पेन एक क्वार्टर का नहीं, आपको याद होगा अभिषेक कल हम बात भी कर रहे थे, तो केमिकल एक एनालिस्ट ही हमारे साथ है, उनका ये मानना है कि लगभग एक क्वार्टर और का पेन हो सकता है। तो क्या नीचे के और लेवल्स ढूंढने चाहिए क्या यहाँ पर आदित्य? दीपक फर्टिलाइजर 6-6.5% नीचे इस वक्त है, क्या और नीचे के लेवल्स मिल जाएंगे, या फिर क्या ट्रेड बन रहा है दीपक फर्टिलाइजर पे अभी आपके हिसाब से?
देखिए, जो भी फर्टिलाइजर स्पेस है या केमिकल स्पेस है, आपने बिल्कुल करेक्टली बताया कि प्रेशर है, पेन है और ये प्रीवियस मार्केट का बुल मार्केट का एक लीडर रह चुका है। दीपक फर्टिलाइजर में आपको बहुत बड़े गेन देखने को मिले। अभी ये एग्जॉस्ट कर चुका है और ट्रेंड यहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हर तेजी में इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो इसमें तेजी फ्रेश तो मैं एडवाइज नहीं करूंगा, पर हालाँकि एक बुल मार्केट चल रही है, तो लिमिटेड डाउनसाइड आपको देखने को मिलेगा। मतलब कंसोलिडेशन टू नेगेटिव बायस इस स्टॉक में बना हुआ है, तो फ्रेश बुलिश बेट अभी इग्नोर करें। हालाँकि अगर ये 630 का लेवल क्रॉस करता है, तो बुलिश बेट कंसिडर करें, अदरवाइज़ इसको इग्नोर करें। दीपक फर्टिलाइजर हर पैरामीटर पर नतीजे ये कमज़ोर हैं, मार्जिन में भी गिरावट है, मुनाफा करीब करीब आधा हो गया और स्टॉक की पिटाई भी देख रहे हैं। पिछले साल 1000 रुपये से ऊपर का शेयर था, 550 रुपये रह गया। तो थोड़ी सीरियस दिक्कतें हैं। वसीम जी भी जुड़ गए, आइए उनसे बात करते हैं। वसीम जी, गुड आफ्टरनून। गुड सेट ऑफ नंबर्स आ ही रहे हैं। आज लार्ज कैप्स ने तो एक अच्छा सपोर्ट दिया है। इनफैक्ट एल&टी हो, फिर रिलायंस भी एक न्यूज़ आई, आईटीसी में भी आप देखें तो रिकवरी ट्रेड प्ले हो रहा है। ये जो 2-3 दिन की एक वीकनेस सी थी, क्या वो बाजार ने श्रग ऑफ कर दिया? इस वक्त मार्केट पर व्यू क्या बन रहा है और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? हाँ बिल्कुल प्रियंका, आपको सुबह ही कहा था कि डोंट टेक द मार्केट लाइटली, क्योंकि सारा महीना एफआईएस की बाइंग है। और आपको पता है नाउ विद एक्सपायरी टुमारो there will be there will be no let up in the option side and so on। तो आज मैं आपके लिए एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा और शेयर भी बताऊंगा। सुबह आपको कोटक दिया था कल, आज सुबह जो मेरी पिक थी देखिए वो आज टॉप गेनर है बैंक्स में। और उसके साथ मैंने आपको दिया था सिटी यूनियन बैंक, दैट इज अप 3% अगेंस्ट अ मार्केट विच हैज डन नथिंग। पीएनबी के नंबर्स वर टेकन लाइटली, वो बहुत आउट परफॉर्म किया है। तो मैं आपको एक तो शेयर सजेस्ट करूंगा और एक स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चौकन्ना भी रहिए बिकॉज मार्केट कैन गो आइदर वे। तो आप कहें तो मैं पहले शेयर सजेस्ट करूं और फिर आपके ऑप्शन की स्ट्रेटेजी देता हूं। बिल्कुल, बताएं संजीव जी। देखिए प्रियंका जी, 1 साल हो गया, मैंने 459.60 पे कैनफिन होम दिया था। कैनफिन होम का प्रॉब्लम उस समय ये था कि द मैनेजमेंट द एमडी हैड रिजाइंड very surprisingly, और उसके बाद there was a lot of unaccounted exposures on the basis of losses reported। वो वन ऑफ लिया था, we invested because we were given confidence। the share went very strongly और 900 हो गया। लेकिन 2 दिन से जो क्या हुआ है, इसमें एक बहुत अजीब बात हुई है। 3 दिन में पहले जो रिजल्ट्स आए उसमें कुछ नहीं कहा गया, लेकिन कल आप कहते हैं कि अंबाला ब्रांच में 45 करोड़ का गफला हुआ है। और ये मैं बता सकता हूं, दिस इज नॉट कोई फोरेंसिक ऑडिट भी हो तो भी नहीं पता लग सकता, यू वुड हैव फाउंड आउट व्हाट इज दिस। ये पहली बार ही नहीं हुआ। सेकेंडली वी वांट टू नो कि ये वाज इट अ डेवलपर लोन और अ होम लोन केस। मुझे लगता है देयर कैन बी लॉट ऑफ स्केलेटन्स, प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑफ कैनफिन होम। मुझे लगता है ये जो इसमें रैली आई है इट इज अनवारंटेड, और ये जो डिस्क्लोजर आया दैट कैन बी वेरी नेगेटिव। तो मैं आज शॉर्ट कॉल दे रहा हूं बहुत टाइम बाद, कैनफिन होम कैन गो ऑल द वे बैक टू 600। तो पहली बात कैनफिन होम बेचिए। उसके सामने जो मेरी बाय कॉल है वो है आरबीएल बैंक। आज आपके पास डिस्क्लोजर आ गया, पहले भी मैंने 170-80 में कहा था। आज डिस्क्लोजर है कि कोटक महिंद्रा एंड महिंद्रा हैव टेकन अ 4% स्टेक। Priyanka, RBL has no promoter who has more than 1.5% stake, including institution. This bank is ripe for a takeover. This stock can go even to 400 rupees in the next 1 year. So if you are looking for a buy, थोड़ा सा भी लीजिए, थोड़ा सा नीचे भाव आए लीजिए, लेकिन कैनफिन होम से निकल जाइए। ये शेयर में मेरे हिसाब से बहुत अनप्रेसिडेंटेड ये जो डिस्क्लोजर है वो हुआ है। अब आपके लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी आप कहे तो मैं शुरू करूं। ठीक है, बिल्कुल। तो 600 तक के लेवल्स पर स्लिप कर सकता है कैनफिन होम्स, आपको यहाँ थोड़ा कॉशियस रखना होगा। और सेल कॉल यहाँ इनिशिएट कर रहे हैं वसीम जी, और आरबीएल बैंक पे 400 तक का व्यू देख रहे हैं। एमएनएम के स्टेक लेने के बाद ही आरबीएल बैंक में इतनी बड़ी मूव आई। जी बिल्कुल, बताएं ऑप्शन ट्रेड भी। तो प्रियंका, दिस इज कॉल्ड एन ऑप्शन कैलेंडर स्प्रेड। हम क्या करेंगे कि कल वाली एक्सपायरी के 19,700 की कॉल और पुट दोनों बेच देंगे। कॉल और पुट में अगर आप मिलाएं तो आज की डेट में अभी हो रहा है प्रीमियम 130 रुपए का। कॉल और पुट 19,700 की, दोनों बेच दीजिए और अगले महीने की खरीद लीजिए, वो मिल रही है 530 में। तो आपको रफली 400 से 410 रुपए लगेंगे।
आप अगले महीने की खरीद रहे हैं और इस महीने की बेच रहे हैं, आपका डेल्टा 0 है। लेकिन क्योंकि वॉलेटिलिटी और एक्सपायरी की क्लोजनेस से 130 वाला जो स्प्रेड है वो कम होते जाएगा और 400 वाला स्प्रेड घटेगा, 530 वाला घटेगा नहीं। So by tomorrow you will see that you made more money just by this small strategy, meaning 19,700 की कॉल और पुट इस महीने की जो कल एक्सपायरी है वो बेच दीजिए और अगले महीने की ले लीजिए। अगले महीने में प्रीमियम कम इसलिए नहीं होएगा क्योंकि पूरा लंबा महीना है और दोनों तरफ का प्रीमियम on the call and the put will remain. You will gain from the contraction in the premium in just one day. If you do this strategy, you can make anything between 50 to 70 points just by this one investment of 400 rupees. क्वाइट अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। और अगले हफ्ते आपने सही कहा, बड़ा महीना है, 5 थर्सडे भी है और इसलिए भी ये रीज़न है कि आपको प्रीमियम कमी दिखेंगे। तो जुलाई की दोनों, एक पुट और कॉल दोनों आपको बेचनी है और अगस्त मंथ की खरीदनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आज समय देने के लिए और ये स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलेंगे आगे, बढ़ते हैं आगे और कुछ बैंक्स जो जिस तरह की आज रेजिलियंस सिखा रहे हैं, इनफैक्ट बैंक से एक सपोर्ट तो आया। राजेश है हमारे साथ, अब राजेश से ही समझ लेते हैं। राजेश, आज लार्ज कैप से एक अच्छी मूव आ रही है, पीएसयू बैंक से एक अच्छी मूव आ रही है। आज जिन बड़ी कंपनियों उसके अभी नंबर्स आने हैं उनमें से कोई आया जिसकी आपको इंतजार है, जिसका आपको वॉच है? क्योंकि बजाज फाइनेंस के भी नंबर्स आए, लेकिन आज ही आप सिप्ला के भी आने हैं, टाटा कंज्यूमर के नंबर्स आने हैं, निफ्टी की और 5 बड़ी कंपनियों के भी नंबर्स आने हैं। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, टेम्पे जी, आशीष जी, सबको नमस्कार। बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं, आपने सही कहा, बैंकिंग में थोड़ा सा रुझान अच्छा बना हुआ है और हमारा ये अनुमान है कि बैंक निफ्टी जो है वो 47,200 और 48,000 तक के टारगेट्स के आसपास जाता हुआ दिखेगा। आप ये मान के चले कि जो बाजार है वो साइकिल के 2 चक्कों की तरह है। निफ्टी अकेला चल नहीं सकता है क्योंकि दोनों चक्के चलने जरूरी हैं। बैंक निफ्टी जब चल रहा है तो तभी निफ्टी चलेगा, क्योंकि निफ्टी में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन बैंकिंग और बीएफएसआई सेगमेंट से है। तो यहाँ से हमारी बहुत उम्मीदें हैं। बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, अब चूंकि हमने देखा है कि पिछले हफ्ते जो नतीजे आए, चाहे फिर वो कोटक के हो, आईसीआईसीआई बैंक के हो, आरबीएल के हो, एयू के हो, सबके बहुत शानदार नतीजे आए। आज पीएनबी के आए हैं, वहां भी हमने बहुत अच्छा शानदार जंप देखा है बॉटम लाइन में। तो इन सब चीजों के मद्देनजर हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में बैंकिंग अच्छा परफॉर्म करेगा और हमारा जो टारगेट बैंक निफ्टी में 47,200 का है, उसके बाद 48,000 का है। जहां तक नतीजों का सवाल है, मुझे लगता है कि जो टाटा कंज्यूमर के नतीजे आ जाने वाले हैं, वहां से बहुत उम्मीदें बनी हुई है, खास करके इस बात के मद्देनजर कि एफएमसीजी में एक अच्छा रुझान बना हुआ है। जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे हालांकि थोड़े बढ़े हुए हैं इन्फ्लेशन को लेकर के, बट आने वाले दिनों में बहुत अच्छा ये अपमूव दे सकता है। तो ये स्टॉक हमारी नजर में बना हुआ है। अभी के लिए कुछ लेना हो तो मैं समझता हूँ कि एक बार थोड़े से बीएसई पे ध्यान देना चाहिए, जो कि अगर आप देखें तो 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है बीएसई की, और उसमें 2300 करोड़ की तो होल्डिंग सीडीएसएल की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करीब 3,500 करोड़ का है। इसके अलावा स्टार एसएमई में जो कि सबसे बड़ा एसएमई का प्लेटफॉर्म है उनका है। स्टार म्यूचुअल फंड जो उनका सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है। इंडिया एनएक्स एक्सचेंज फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, डेट फ्री कंपनी है और बायबैक 816 रुपया पे अनाउंस किया हुआ है। मुझे लगता है सारे पायदान पे खरी उतरती है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टॉक्स आपके फोकस में होने चाहिए। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट निर्मल बैंक के आयुष मेहता जुड़ गए हैं। आयुष, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके पास हम लौटेंगे। एक बार जरा बजाज फाइनेंस को फिर से देखेंगे, क्योंकि बजाज फाइनेंस के नंबर्स तो ठीक ठाक थे, कमेंट्री आई है 29 से 30% के एयूएम ग्रोथ का इन्होंने गाइडेंस दिया है FY24 के लिए। शेयर है दिन के निचले स्तर के आसपास, अब ये 2.5% टूट गया है। अगर आप ऊपर से देखेंगे करीब 325 रुपये नीचे आ गया है। आज 7,331 का लो बनाया है, उसके बाद थोड़ा सा संभला है। 2.5% ये कमजोर है इस वक्त बजाज फाइनेंस का। राजेश जी, एक संक्षेप में जवाब आप बजाज फाइनेंस पर दीजिए। क्या ये शेयर आपको, क्योंकि जब नीचे गया था 5,500 रुपये के आसपास जब भाव गए थे तो वहां लोगों को लगा कि आकर्षक है, खरीदा। शेयर 7,500 रुपये के ऊपर निकला, 8,000 के आसपास तक गया। क्या आपको अब ये महंगा लग रहा है? और आज ये जो गिरावट आ रही है नंबर्स में, आपको क्या निराशाजनक लग रहा है? बाकी तो कॉन कॉल में पता चलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि गिरावट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको खरीदारी की।
लेकिन इसमें भी अगर आपको सेफ्टी चाहिए हो तो आप बजाज फिनसर्व पे ध्यान दे सकते हैं, जो कि 56% के आसपास बजाज फाइनेंस पे होल्ड करती है। उसके अलावा दोनों इंश्योरेंस वेंचर में होल्डिंग है उनकी। एएमसी में वो जा रहे हैं, एनआईएम्स अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी की कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है दोनों ही स्टॉक बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में लंबी अवधि के निवेशकों को बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और बजाज फिनसर्व में खास करके हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले दिनों में 2 क्वार्टर्स कम से कम रखें अगर कोई, तो 15 से 20% की मूव यहाँ पर बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, बजाज फिनसर्व पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन अब करीब करीब 22 मिनट के आसपास का ट्रेड बच गया है और कल एक्सपायरी से पहले डीलिंग रूम में क्या चर्चाएं गर्म हैं, किन शेयरों को लेकर खबरें गर्म हैं वहां पर, ये जानेंगे। और शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए कौन सी खबरें गर्म हैं? जी बिल्कुल, सीमेंट स्टॉक्स जो है फोकस में रहेंगे और हमारे यहाँ पे डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है, जहाँ पे एचएनआई और इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है आपके पूरे सीमेंट पैक में देखने मिल रही है। ऑफकोर्स इनके जो पॉजिटिव रोल ओवर्स है इसमें भी जो एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। और 3 कंपनी हैं, बड़े कंपनियाँ, जहाँ पे अच्छी डिलीवरीज आ रही है, जैसे कि ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सीमेंट। इसके अलावा जो है आगे जाते हुए थोड़ी फंड एक्शन भी यहाँ पे आपको देखने मिल सकती है। और बहुत सारे सीमेंट स्पेस के जो नाम है, मिड कैप के लीजिए या लार्ज कैप के लीजिए, वो ऑन द वर्ज ऑफ टेक्निकल ब्रेकआउट भी है। तो ओवरऑल जो है आपको सीमेंट स्पेस पे जो है फोकस रहेगा। और आज ही श्री सीमेंट का Q1 नंबर्स भी आया था, बेसिकली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए थे और कैपेसिटी एक्सपेंशन का भी प्लान्स किया था। तो यहाँ पे सीमेंट स्पेस में जो ओवरऑल बस देखने मिल रहा है। लेकिन अगर पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म में अभी भी जो है थोड़ी सी इश्यूज ज़रूर है, स्पेशली मॉनसून सीजन आ जाता है तो प्राइस हाइक ज़्यादा नहीं होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और ओवरऑल जो रियलाइजेशन है Q1 नंबर्स में वो भी थोड़े से लार्जली वीक रहने वाले हैं अगर आप सीक्वेंशियली देखें तो। और ओवरऑल जो है सीमेंट इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन भी चल रहा है, तो इसके कारण जो है ये पूरी सेगमेंट पे आज बस कर रही है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल हम कहेंगे कि एचएनआई इंस्टीट्यूशनल की थोड़ी ट्रेड्स में एटलीस्ट बाइंग देखने मिल रही है। ठीक है, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे F&O के डाटा के साथ भी मैच कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा सेक्टोरियल लॉन्ग साइड पे जो पोजीशंस जा रही हैं वो सीमेंट की जा रही हैं। एक और पॉइंट, अगर आप टोटल अभी वो ग्राफिक्स दिखा सकते हैं वापस F&O वाले, तो आपको दिखेगा उसमें जहाँ पे पॉजिटिव सेक्टर्स लिखा वहाँ पे सीमेंट नंबर 1 होगा। दूसरा पॉइंट, जहाँ पर हमने हाईएस्ट रोल ओवर लिखा है ना, वहाँ पर आप देखेंगे टॉप पे दिखेगा आपको ग्रासिम और उसके चौथे 5वें नंबर पे ACC भी दिखेगा। इसका मतलब रोल ओवर का डाटा और आपकी जो खबर है ये कोरिलेट भी कर रही है। ये आप देखिए पॉजिटिव रोल ओवर सीमेंट का और हाईएस्ट रोल ओवर वाला नंबर भी दिखाइए, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इसका एक और पुख्ता सबूत भी दिखाते हैं। आज हमारे मेहमान हैं आदित्य, उन्होंने एक सीमेंट दिया है श्री सीमेंट प्लस करने के लिए। आप देख पा रहे हैं ग्रासिम और ACC हाईएस्ट रोल ओवर्स में हैं। इसके अलावा अब ज़्यादातर लोग इस पे बुलिश हैं। आज भी दिन भर में हमने कई एनालिस्ट से जो बातचीत की वो सीमेंट को लेकर काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं। आयुष मेहता भी हमारे साथ है, राजेश जी भी हैं। राजेश जी, एक शेयर मेरे को आपसे पता करना है, वो है पिरामिल एंटरप्राइजेस। मैं चार्ट के ज़रिए भी दिखा देता हूँ दर्शकों को। सुबह सुबह हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था पिरामिल एंटरप्राइजेस का। क्या शानदार मूव आया, 8% डेज हाई पर। 28 तारीख को इसका बायबैक होना है। मार्केट में बहुत बज़ है कि 1300 रुपये तक का भी बायबैक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको पता ही है कि ये अंबानी ग्रुप के साथ रिलेशन क्या है, उस पर मैं जाऊंगा नहीं, अभी सिर्फ ब्रेकआउट्स पे ही जा रहा हूँ मैं। राजेश सर, एक बार आपका टेक चाहिए। ऐसा तो नहीं है बायबैक से पहले ही चल जाएगा, लोग बायबैक का वेट करते रह जाएंगे, शेयर पहले ही चल जाएगा? देखिए प्रेमी जी, जिस तरह की चाल आज दिखाई है ना, वैसे लगता तो है कि 1300 करोड़ रुपए के आसपास की जो बायबैक की धारणा बाजार में बंधी हुई है, और अगर ये 1100 साढ़े 1100 तक भी आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर बायबैक में वैसा कोई चार्म रह जाएगा। क्योंकि हमें ये पता है कि बायबैक में कोई सारे शेयर तो जाते नहीं है, एक सर्टेन परसेंटेज ही जाते हैं। तो नेट आपको अगर 1150 के आसपास ये बायबैक से पहले आ जाता है तो कोई चार्म नहीं रहेगा। लेकिन किसी भी कारण से अगर यहाँ पर आज की बढ़त के बाद कोई कंसोलिडेशन या करेक्शन आता है तो मुझे लगता है कि फिर बायबैक के लिए खरीदारी की जा सकती है। % हो गया, हमसे तो खरीदा जाएगा नहीं। जिनको खरीदना अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के लेना भाई। आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है। रिस्क रिवॉर्ड नहीं जमता तो शेयर कितने अच्छा क्यों ना छोड़ देना चाहिए। आयुष मेहता इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके जरा ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं। आयुष सर, शुक्रिया समय देने के लिए। आपके ट्रेडिंग कॉल सर।
गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। आज के हमारे लिए दो बाइंग कॉल्स होंगे क्योंकि मार्केट अच्छा है, मार्केट पॉजिटिव है। एक फर्स्ट सेक्टर हम चूज करेंगे ऑयल एंड गैस कंपनी में, हम उसमें चूज करेंगे गुजरात गैस को। अगर हम गुजरात गैस में देखेंगे तो एक बहुत अच्छा इसमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है। इसके इंट्राडे चार्ट्स में अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। हम गुजरात गैस को यहाँ से बाय करने की रिकमेंडेशन देते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 505। इसमें आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस अपना 465 का। और आज का हमारा सेकंड स्टॉक रहेगा सीमेंस। अगर हम सीमेंस में देखेंगे तो इसका इंट्राडे जो चार्ट है, इसके अंदर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आना है। इस स्टॉक को मैं प्रीएम कर रहा हूँ। ये स्टॉक ऊपर में 3850 के लेवल को टच कर सकता है और इसमें भी एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, वो रहेगा 3690 का। सीमेंस आदित्य अरोड़ा की रडार पर 3850 के लक्ष्य के लिए 3690 का स्टॉप लॉस इसमें लगा के चलना है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप में, स्मॉल कैप स्पेस में बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जहां पर बहुत अच्छी रैली है। आप ज्योति लैब्स को देख लीजिए, नतीजे इसके बहुत ही अच्छे आए थे। आज भी ये शेयर चल रहा है, 8% के आसपास की तेजी है। होजरी वाले तमाम स्टॉक्स आपको चलते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो रूपा हो, लक्स हो, डॉलर हो, यहाँ तक कि पेज इंडस्ट्रीज ये भी शेयर चल रहा है। तो यहाँ पर एक बढ़िया मोमेंटम है। मिड कैप में जो रियल एस्टेट वाली जो कंपनीज है, शोभा के शेयर में करीब आप 9% के आसपास की तेजी देखेंगे। एक और शेयर ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक काफ़ी फ्लेवर में था, ईवी वाला भी प्ले है ये शेयर चला भी काफ़ी था, थोड़ा सा ऊपर से नीचे, लेकिन आज फिर से रफ्तार पकड़ लिया, 10% के आसपास की तेजी। राजेश जी, जो नाम हमने लिए अभी, क्योंकि बड़े मूव्स हैं, आपको कहीं लगता है कि ये तेजी टिकेगी या फिर कोई ऐसा शेयर जहां पर इस तेजी का इस्तेमाल एग्जिट करने के लिए करना चाहिए? देखिए, अभी जो नाम लिया ना आपने, उसमें होजरी की जो बात करी, मुझे लगता है वहां पर डॉलर पे ध्यान देना चाहिए। कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो लगभग आधे के लेवल्स पे आ चुका है और अगर आप देखें तो 15% के आसपास का मार्केट शेयर है इसमें, जो कि होजरी मार्केट में। और कॉटन प्राइसेस जो है वो अपने पीक से बहुत गिर चुके हैं, जिसके कारण से जो पिछले दिनों इन सारी होजरी वाली कंपनीज के बहुत नतीजे खराब आए थे, दिक्कतें में थी क्योंकि कॉटन प्राइसेस बहुत हाई थे, डिमांड थोड़ी स्लो डाउन हो रही थी। तो वो दोनों चीज पीछे छूटती जा रही है। एट द लेजर जो इनका डिवीजन है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है डॉलर का। और अगर आप देखो तो कंपनी ने पुरजोर कोशिश कर रही है कि ई कॉम के जो सेगमेंट है वहां पर अपनी बढ़त बनाई जाए। वेयर हाउस वगैरह कलकत्ता में बना रहे हैं जिससे इनको अच्छी बढ़त मिलेगी आने वाले दिनों में। और रिटेल का जो फोकस है इनका, करीब करीब 1.5 लाख रिटेल आउटलेट्स हैं इनके और ये 4 लाख बनाने की बातें कर रहे हैं। इन सारे चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि डॉलर पर एक बार थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए मध्यम अवधि के नजरिए से। ठीक है, इस बीच सिप्ला के नंबर्स आए हैं। सिप्ला के शेयर से आपको पता लग जाएगा, किसी वजह से टिकर में भी आपके पास आ जाएगा ये, लेकिन मैं नंबर्स आपको बता देता हूँ। जो सडन स्पाइक आया नंबर्स का ये है, इसमें 1000 करोड़ का नंबर आया, एस्टिमेटेड था 84 करोड़ रुपए नंबर आएगा प्रॉफिट का। प्रॉफिट 84 करोड़ आएगा, आया 1000, तो ये नंबर बीट हो गया प्रॉफिट से, इसलिए शेयर का रिएक्शन 2%। फार्मास्यूटिकल वाली कंपनी, एक और नेचर इसके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका अबीटा, यानी कि इसको हम कामकाजी मुनाफा कहते हैं, एस्टिमेटेड था करीब 1384 करोड़ आएगा। आगे नीचे नंबर्स अभी आप देखेंगे भी, सिप्ला के नंबर्स भी एस्टिमेटेड है 1384 करोड़ आएगा। अबीटा, कामकाजी मुनाफा, नंबर कितना आया? 1494 करोड़, इससे भी बीट हो गया। सेकंड नंबर है जिससे बीट हुआ, प्रॉफिट बीट हुआ, अबीटा से बीट हुआ। थर्ड आइए मार्जिन्स पे, मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थे मार्केट के अंदर, जो उम्मीद थी वो आएंगे 22.5% के। दवा वाली कंपनीज के 22% मार्जिन, 22.5%, यानी कि हर 100 रुपये पे 22.5 रुपये की सीधा कमाई, शुद्ध कमाई। इसके मार्जिन आए 23.5% से ऊपर, 23.6%। तो 3 फ्रंट पे नंबर्स अगर आप चेक करेंगे तो बीट द बीटा, बीट द मार्जिन, बीट द इनकम सोर्स, तो तीनों के तीनों पे इसने बीट किया जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी। शेयर 2% ऊपर है। छोटा बता दिए, नीचे टिकर पे भी आ गए हैं ताकि अच्छे से लोग देख भी पाए, समझ भी पाए। आप जरा ट्रेडिंग कॉल में अगर ये सौदा कन्वर्ट हो रहा है तो बता दीजिए, छोड़ना है तो भी बता दीजिए, पूरी फ्रीडम आपके साथ है। सिप्ला, राइट? यस। हाँ, सिप्ला देखिए, रिजल्ट के हिसाब से थोड़ी वॉलेटिलिटी बन सकती है, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टॉक का पॉजिटिव है। बाय किया जा सकता है 1072 में और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1000 का, और टारगेट रहेगा 1150 1200।
ठीक है, तो ये तो सिप्ला पर बात रही, लेकिन अब आज जाने से पहले आज के BTST ट्रेड्स भी समझ लेते हैं। बताएं, हमारे साथ इनफैक्ट आयुष भी हैं, आयुष से समझते हैं। आयुष बताएं कौन से, अभी तो आपने खैर अपनी ट्रेड्स रिकमेंडेशन ही बताएं, क्या वही कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है या कोई और ट्रेड भी आया रडार पे? जी, एक हमारा कैरी फॉरवर्ड ट्रेड रहेगा, वो रहेगा EID पैरी। EID पैरी में हम देखेंगे तो इसने अपने जो मिड कैप रैली में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है और अब इसके वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा डाउनवर्ड स्लोपिंग का ब्रेकआउट मिला है स्टॉक में। तो EID पैरी को हम रिकमेंड करते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 505 और इसमें अब एक जो सपोर्ट का जो डाउन साइड का स्टॉप लॉस रहेगा 488 के लेवल्स का रहेगा। ये है हमारा BTST कॉल आज के लिए। ठीक है, ऑल राइट। EID पैरी, ये काउंटर पर 2% की आज मूव, और ठीक बात भी है, इस स्पेस के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड कर रहे हैं। एक बार आयुष से भी समझ लेते हैं, आदित्य से भी समझ लेते हैं कि आदित्य कौन से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड देख रहे हैं। आदित्य, क्या बैंक्स आज कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं? क्या कौन से ट्रेड्स हैं आज रडार पर? प्रियंका जी, देखिए आज रात को फेड की मीटिंग है और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा ट्रेंड डिसाइडर रहेगा। ऑल्दो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि फेड बहुत ज्यादा हॉकिश नहीं होगा इस बार, तो बाजार के लिए पॉजिटिव रह सकता है। तो बैंकिंग को बाय किया जा सकता है, पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेटल्स में देखने को मिलेगा। अगर फेड थोड़ा सा भी डविश होता है तो डॉलर में बड़ा करेक्शन आ सकता है, जो मेटल्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। इंटरनेशनल मार्केट में मेटल्स के प्राइसेस बहुत फर्म अप कर रहे हैं, तो पॉजिटिव संकेत है। तो मैं मेटल्स में जाना चाहूंगा। मुझे उसमें हिंद कॉपर पसंद आता है। हिंद कॉपर को बाय किया जा सकता है 126.30 में और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 118 का, और टारगेट रहेगा इसमें 134 से लेके 145। तो ये शेयर आदित्य की तरफ से। राजेश जी, आपसे जरा जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आज कंस्ट्रक्शन दिग्गज L&T अपने बायबैक वाली खबर से चल रहा है, लेकिन L&T के साथ साथ कैपिटल गुड स्पेस में, कंस्ट्रक्शन से जुड़े स्पेस में बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो अच्छी रफ्तार दिखा रहे हैं। भेल सालों बाद आज 100 रुपए के ऊपर निकला है। एस का शेयर रिकॉर्ड हाई पर है, सांघवी मूवर्स रिकॉर्ड हाई पर है, बहुत ही बढ़िया तेजी हो रही है। तो ये स्पेस देखिए प्री इलेक्शन ईयर है, तो ये चलते रहेंगे। आपके हिसाब से कौन से शेयर्स अभी किसी को अगर लेने हो तो आपको सही लग रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर आप देखो तो मिड कैप जो सेगमेंट है ना, वहाँ बुफे लगा हुआ है। इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप बहुत से अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। तो एक आधा अगर कोई इस वक्त बताना हो तो मैं समझता हूँ सेंचुरी टेक्सटाइल के साथ जाना चाहिए, जो कि मेजर डिविजन्स अगर देखे जाए तो पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल और रियल एस्टेट 3 सेक्टर में काम करती है। और अभी इन्होंने जो लैंड एक्विजिशन वगैरह करी है ना, प्राइम लोकेशंस में है, पुणे में, बैंगलोर में, बॉम्बे में, ये से इनकी बॉटम लाइन में अच्छी जंप देखी जाएगी। रियल एस्टेट का जो इनका डिवीजन है वो बिरला एस्टेट्स के नाम से इनकी सब्सिडरी है, वहां पे होता है। पेपर एंड पल्प की अगर बात की जाए तो इनका लार्जेस्ट मार्केट शेयर है नॉर्थ इंडिया में, और इन्होंने टिश्यू पेपर की कैपेसिटी भी डबल कर ली है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत अच्छा है, नेट डेट टू इक्विटी रेशियो कुछ है ही नहीं, बहुत नीचे के लेवल्स पे है, 0.2 0.3 के आसपास। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा जंप दे सकता है। हालांकि पिछले 1-1.5 महीने में अगर कहा जाए तो 20-22% बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी हमारे अंदाज से ये बहुत अच्छी जंप यहाँ से भी दे सकता है। और दूसरा स्टॉक अगर कहना हो तो मैं समझता हूँ VEML के साथ जाना चाहिए, जो कि अगर आप देखो तो माइनिंग, मेट्रो रेलवे और डिफेंस, ये 3 ऐसे सेक्टर को केटर करता है और तीनों ही इस वक्त लाइमलाइट में बने हुए हैं। प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही है, 8,800 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है, जो कि 12,000 करोड़ की करने की मैनेजमेंट की गाइडेंस आई हुई है। प्रोडक्ट मिक्स तीनों ही फेवरेबल है, मार्जिन इंप्रूवमेंट देखी जा रही है, और वंदे भारत से इनको कुछ ऑर्डर्स मिले हुए हैं, कुछ नए ऑर्डर्स मिलने की संभावनाएं हैं। बैंगलोर मेट्रो का भी इनको कामकाज मिला हुआ है। इस सारी चीजों के कारण से मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम 20% की अपमूव आने वाले 2 क्वार्टर्स में बिल्कुल दे सकता है। तो ये 2 स्टॉक है जो हमारी रडार पे है। % एक क्वार्टर में, ठीक है, ये और साथ ही सेंचुरी टेक्सटाइल, ये 2 बेहतरीन पिक्स हमारे लिए ढूंढ के लाए हैं राजेश, ठीक है। लेकिन आज जो ये जितने भी NBFC स्पेस में भी, माइक्रो फाइनेंस स्पेस में भी अच्छी मूव है, स्पंदना स्फूर्ति हो, 5 स्टार बिजनेस हो, इनकी बात हम सुबह मॉर्निंग में भी कर रहे थे, 6-7% की इनमें तेजी है। आदित्य, ये सारे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं? बिल्कुल, अगर आप 5 स्टार का चार्ट देखें, मैंने आज मेरे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, तो काफी बेहतरीन चार्ट है। और अगर आप फंडामेंटल्स भी देखें कंपनी के, तो बहुत ही शानदार कंपनी है। तो टेक्नो फंडा दोनों में बाय बन रहा है, तो बिल्कुल 5 स्टार को कैरी करना चाहिए। और इसमें जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है आपका
वो चल रहा है 722, तो इस लेवल से बाय किया जा सकता है और 670 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट रहेगा 820 से 850। 820 से 850 के टारगेट 5 स्टार बिजनेस के लिए। लेकिन एक शेयर आपके रडार पर लाना चाहेंगे, टाटा मोटर्स। अभी अभी आप शेयर को देखिए, लाल निशान में फिसल गया है। आज ही इसने 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर छुआ, 665 रुपए तक ये शेयर गया था, लेकिन अब बिल्कुल सपाट ट्रेड 639 रुपए 45 पैसे का भाव है, लाल निशान में ट्रेड करा दिन के निचले स्तर के आसपास। लेकिन कल एक्सपायरी तो है, लेकिन बाजार के लिए और क्या ट्रिगर्स होंगे बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ हैं। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, कल मंथली एक्सपायरी तो है ही, मगर आज एक्चुअली हमारी नज़र होगी यूएस से आने वाले फेड रेट डिसीजन की। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनेगा जो ना कि यूएस के मार्केट्स बट इवन भारतीय मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें, कल यूएस का जीडीपी का आंकड़ा आएगा और ईसीबी रेट डिसीजन भी कल एक्सपेक्टेड है, तो लार्जली ये कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ट्रिगर्स बनेंगे जो हमें ज़रूर अपने रेडार पर रखने होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें अर्निंग्स फ्रंट पर, कल हमारी नज़र पर होंगे नेस्ले और बजाज फिनसर्व। ये दोनों ही दिग्गज कंपनी अपने पहले तिमाही के नतीजे पेश करेंगे और इसी के चलते ये स्टॉक्स हमारे रेडार पर ज़रूर रहेंगे। कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज फोकस में रहेगा क्योंकि बोर्ड की बैठक होने जा रही है और इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर कंपनी चर्चा करेगी। इसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट भी हमारे रेडार पर है क्योंकि बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। इसके अलावा आईपीओ मार्केट में भी हम देखेंगे कि कल नया लिस्टिंग होने जा रहा है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ का। दोनों ही बोर्सेस पर ये जो कंपनी है वो लिस्ट होने वाली है और इसी के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यथार्थ हॉस्पिटल का जो आईपीओ खुला है, सब्सक्रिप्शन का दूसरा दिन है कल। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ऑलराइट, ठीक है, तो ये तो सारे इवेंट्स हैं जो आपको नज़र रखनी है, लेकिन सबसे बड़ा इवेंट जो है वो तो आज FOMC मीट है जो शाम को होगी और हम कल रिएक्ट कर रहे होंगे। और अब आप देखें भी तो जिस तरह से बाजार रिएक्ट कर रहा है, इनफैक्ट बार फ्यूचर्स भी देखते हैं कि वहाँ क्या हाल है, क्योंकि देखिए अभिषेक, मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत स्मार्ट है, उन्हें इंतजार नहीं करना होगा। आपको अभी मूव से पता चल जाएगा कि बाजार एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। 25 BPS हाइक तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। वो तो प्राइस्ड इन है। 98% इकोनॉमिस्ट का जो अनुमान है वो यही कहता है कि 25 बेसिस पॉइंट्स हैं, तो उसको कोई देख भी नहीं रहा है। करेक्ट, लेकिन बड़ी चीज चलना है। बड़ी चीज वो ये देखना चाहते हैं कि आगे क्या, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट। इसीलिए अगर आप फ्यूचर्स भी इस वक्त देखें, मैं वही पुल करने की कोशिश कर रही थी कि शायद हम यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स अगर यहाँ पर दिखा पाएँ कि यूएस फ्यूचर्स इस वक्त किस तरह के काम कर रहे हैं, तो वहाँ से पता चलेगा कि वहाँ बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इनफैक्ट वहाँ पर भी अगर फ्यूचर्स दिखते तो पता चलता है कि यूएस मार्केट्स भी उसी तरह से एक बुलिश व्यू के साथ काम कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन एक सेंटिमेंट रख रही है या नहीं रख रही है। लेकिन अब बाजार क्लोज होने की तैयारी, इसकी बात भी कर लेते हैं। आज बड़ी मूव्स आई हैं। आप लार्ज कैप में देखें तो वहाँ से L&T ने सहारा दिया, ITC रिकवर हुआ है, बैंक्स वापस आए हैं, मेटल चल रहा है और रिलायंस भी वापस आया। आपकी नज़र कहीं खास गई? L&T ने देखिए अपना पूरा पकड़ के रखा है प्रियंका, मतलब हिला नहीं, ये कहते हैं मजबूती, ताकत ये चीज है। टाटा मोटर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जरूर है क्योंकि शुरुआत तो बड़ी अच्छी की थी, डीबीआर के फेवर में था वो न्यूज़ पूरी, शायद तो इस वजह सुबह से हमने बताई भी थी ये कि एक्सपर्ट्स का व्यू क्या है, टाटा मोटर्स डीबीआर बाय और टाटा मोटर्स ऑर्डिनरी शेयर जो है जो आपको दिखता है उसको आप सेल कीजिए। तो ये क्लियर कट ये व्यू हमने सुबह आपको बताया था। लेकिन बाजार में जैसा कि प्रियंका बता रही हैं कि आखिरी घंटे के ट्रेड में कुछ बहुत ही शानदार मूव्स आए हैं। वोडाफोन आइडिया वैसे हमारे रडार पर नहीं रहता है क्योंकि अब 10 रुपए नीचे का शेयर है, लेकिन आज का 14% के आसपास के मूव्स वहां पे दिख रहे हैं। 14% ऊपर ये शेयर है। आरबीएल बैंक, जिसको कि भसीन जी ने कहा कि इसको आप 400 रुपए के टारगेट के लिए खरीदिए, ये शेयर अब है 7.5% ऊपर। और इसके में स्टेक को लेकर या फिर टेक ओवर को लेकर कुछ खबरें पक रही है बाजार में, वो खबरें गर्म, उनकी चर्चाएं हो रही हैं। तो 7% ये शेयर ऊपर है। पिरामिड एंटरप्राइजेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें 7% के आसपास की तेजी इसमें भी बन रही है। टायर शेयर चल रहे हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 5% के मूव्स यहाँ पर हैं, पीएनबी 4% की तेजी यहाँ पर है। बड़ापुर फाइनेंस हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर था, राहुल ने आपको खरीदने के लिए कहा था, 4% की तेजी यहाँ देख रहे हैं। लेकिन कैनफिन होम्स बुरी खबरों के चलते, अम्बाला ब्रांच में जो फ्रॉड की खबर आई थी उसके चलते हम देख रहे हैं कि आप 9% की गिरावट के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है और वसीम जी ने साफ साफ आपको कहा है कि इस शेयर से निकल जाए तो बेहतर है। इसके अलावा HDFC AMC, बजाज फाइनेंस नतीजे ठीक ठाक थे, थोड़ा सा आगे के गाइडेंस को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, उसके चलते शेयर ये 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। इन्फोएज, जुबिलेंट फूड, इसके भी नतीजे आए थे, तो ये नतीजों का एक्शन है। और इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। तो बाजार
आज अच्छी क्लोजिंग आप कहेंगे, 125 अंकों ऊपर था, लेकिन बंद होते होते करीब करीब 100 अंकों के आसपास की तेजी पर बंद हो रहा है निफ्टी। 19,773 का आंकड़ा। और आज कारगिल विजय दिवस भी है, तो प्रियंका बिल्कुल बाजार ने भी विजय मनाया है। आप भी कहना चाह रहे हैं बाजार ने भी विजय दिवस बाजार ने मनाया है। और बाजार के देखिए जो प्रमुख जो सेनापति है बिल्कुल डट के सामने खड़े रहे, सारे काम कर रहे हैं। हाँ, तो इसी बढ़िया नोट के साथ कल का इंतजार रहेगा। कल एक्सपायरी खास कवरेज भी हम लेकर आएंगे और आपको सब कुछ बताएंगे कि रोल ओवर के आंकड़े कैसे रहे। आप सुबह तक इंतजार कीजिएगा। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी बंद होते देखिए प्रियंका, बड़ा अच्छा रहा है कि निफ्टी बिल्कुल निफ्टी बैंक के बराबर ही खड़ा है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा सुस्त था, लेकिन निफ्टी बैंक ने निफ्टी थोड़ा सा नीचे है, निफ्टी बैंक थोड़ा सा ऊपर चला गया। बैंक निफ्टी में लास्ट आवर में अच्छी तेजी आई है, तो बैंक्स ने एक सपोर्ट बढ़ा दिया है। कोटक बैंक के बड़ा ड्रैगर था बैंक्स और फाइनेंस ने। हालांकि बिल्कुल फाइनेंस काउंटर्स में आपको बजाज फाइनेंस, फिनसर्व जैसे काउंटर्स खराब लगे हों, लेकिन ये आरबीएल बैंक, पीएनबी में अच्छी खबरें आ रही है। हाँ, उसमें भी एक न्यूज आ रही है। एक्चुअली उसकी एक कहीं खबर ये आई है कि शायद वो जो उनके लिए एक बड़ा डिफॉल्टर नीरव मोदी के जो फंड्स थे वो कहीं रिकवरी हो सकती है। वो एक खबर है जो प्ले आउट पीएनबी पे आज क्लियरली हो रही है, जिसका हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। सो ओवरऑल अ गुड सेट ऑफ सेशन, एक अच्छा सेशन। बाजार का विजय दिवस, ठीक है, बाजार का विजय दिवस, इसे इसी तरह कंक्लूड किया जाएगा। सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े, समय दिया, स्ट्रैटेजी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कल का ट्रेड सेटअप कैसा बनता हुआ दिख रहा है, कल कौन कौन सी बड़ी चीजें, आज के बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेड्स दिन भर को समराइज करेंगे अगले शो में मनीष के साथ। नमस्कार।